हेलो स्टूडेंट्स, एनर्जी पार्ट 4 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज अपन गैर परंपरागत में, क्योंकि गैर परंपरागत में आपको ध्यान है कि अपन 1 नंबर पे सौर ऊर्जा कर चुके हैं और दूसरा पवन ऊर्जा भी अपने लास्ट 3rd पार्ट में कर लिया था। आज जो है अपन 3rd जो है ये करेंगे बायोगैस और एक साथ ही मैं लिख रहा हूं चौथा भी बायोमास। सुनने में कई बार ऐसे लगता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, इनको अंतर करना है। तो आज अपन एक साथ पढ़ रहे हैं, दोनों बहुत ही छोटे छोटे हैं, लंबी चौड़ी कहानी नहीं। बायोमास और बायोगैस गैर परंपरागत कहो या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत रूप में किस प्रकार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्या बातें आपने जाननी जरूरी है। तो अपन बायोमास से शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, एक मिनट देखिए, मैं एक साथ दोनों को लिख के तुलनात्मक बता दूं। जैसे ये इधर मैंने लिख दिया आपका बायोगैस और इधर आपका लिख दिया मैंने बायोमास। देखिए सब इंपोर्टेंट जो दोनों में पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री दोनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जाननी। बायो जो गैस है, बायोगैस के लिए कच्ची सामग्री रूप में अपन जो पशुओं का गोबर, मलमूत्र इत्यादि और जो अपना रसोई है, रसोई का जो अपशिष्ट होता है, बचा खुचा जो भी खाना वगैरह, कई बार अपन देखते हैं हॉस्टल वगैरह में रसोई का अपशिष्ट, जो भी सब्जियां को बच जाती हैं काटने के बाद, वो अपशिष्ट, इनको हम जो गैसीय ईंधन के रूप में बदलते हैं वही क्या कहलाता है, बायोगैस। जबकि बायोमास जो है, आप देख रहे हैं, बायोमास के लिए जो कच्ची सामग्री है, बायोमास के लिए जो कच्ची सामग्री के रूप में आप बोलेंगे जो विभिन्न, इसके लिए एक वर्ड था बायोवेस्ट। तो जो भी जो फसलें हैं, अनाज काटने के बाद जो उनका बचता कचरा, जैसे चावल है आपका, जैसे सरसों है, जैसे गन्ना है, जूली फ्लोरा है, जैसे आपका विलायती बबूल वगैरह भी कह सकते हैं, इत्यादि जो है इनका यूं कहें कि हम अपशिष्ट काम में लेते हैं। तो देखिए दो चीजें, बायोगैस का कच्ची सामग्री के रूप में मुख्य नाम तो आप सभी सुना हुआ जानते भी हैं, गोबर होता है पशुओं का, मलमूत्र वगैरह शहरों में सीवरेज लाइन वगैरह, उसको भी हम उसे जोड़ देते हैं, और रसोई का अपशिष्ट वगैरह, ये इसका कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल है। जबकि बायोमास के लिए जो रॉ मटेरियल यानी कच्ची सामग्री रूप में सरसों है, जो आपका गन्ना, जूली फ्लोरा वगैरह का हम अपशिष्ट, बचा खुचा, डंठल वगैरह जो है उनका सूखा, वो हम काम में लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो इंपोर्टेंट बन गया आपके लिए, कच्ची सामग्री कैसे। जैसे आपको याद है मैंने पहले बताया था कि थर्मल पावर की कच्ची सामग्री क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ध्यान है इसका, कोयला, ठीक है ना। तो वैसे पूछिए बायोगैस का कच्ची सामग्री तो बता सकते हैं, बायोमास पूछिए तो बता सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो यहां पर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो बायोगैस है इसका मुख्य घटक, तो इसका जो मुख्य घटक है वो मीथेन है। मीथेन, बायोगैस में मीथेन लगभग 65% मीथेन होती है, और दूसरा बड़ा मुख्य घटक जो है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये 30%। प्रश्न यदि पूछे तो 100% पक्का मीथेन पूछे, उसमें भी ये नहीं पूछेगा साहब कितना प्रतिशत, बस मीथेन, कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या, मीथेन। ठीक वैसे ही जैसे आपको याद है CNG का मुख्य घटक आपको बताया था, वहां भी मीथेन आया था। तो देखिए चार तो आप जो अपन कुल पढ़ रहे हैं इन ऊर्जा संसाधन या स्रोतों रूप में, 4 की आपको कच्ची सामग्री पूछ सकता है। किस किस की, थर्मल पावर की पूछ सकता है, जैसे बायोगैस की पूछ सकता है, बायोमास की, और एक नाभिकीय ऊर्जा की पूछ सकता है। ये 4 इनकी एक तो कच्ची सामग्री इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इनका मुख्य घटक। तो मुख्य घटक किसका बन गया, मुख्य घटक बायोगैस का बन गया, और मुख्य घटक CNG का। आप शायद समझ रहे होंगे। देखिए बाकी सब में तो मैं पूछूं साहब सौर ऊर्जा की कच्ची सामग्री क्या, तो वहां कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता।
ये 4 ऐसे ऊर्जा के संसाधन जहां इनकी कच्ची सामग्री बेहद इंपॉर्टेंट है जाननी। थर्मल पावर की कच्ची सामग्री कोयला, बायोगैस की कच्ची सामग्री आपके सामने, और बायोमास की जो है ना वो बायोवेस्ट होता है, इन जो फसल अनाज काटने के बाद जो बचता है सूखा डंठल वगैरह वो काम में लेते हैं। और नाभिक की ऊर्जा है जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, इसकी कच्ची सामग्री यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम वगैरह होती है। दूसरा क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक भी मीथेन है और सीएनजी का मुख्य घटक भी मीथेन है। तो अब तक आपके सामने 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, एक तो कच्ची सामग्री वाला और एक मुख्य घटक वाला। अब देखिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए तीसरी बात देखिए, राजस्थान में बायोगैस कार्यक्रम, राजस्थान में जो है ना बायोगैस कार्यक्रम 1981-82 में शुरू हुआ। 81-82 में। यहां आप जो सन आधारित प्रश्न पूछना न के बराबर है, कोई संभावना नहीं है। करें तो वर्तमान में जो है ना राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र उदयपुर में, राज्य में सर्वाधिक बायोगैस संयंत्र पूछे तो कहां है? उदयपुर में। जबकि देश पूछे तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2000 ने राज्य सरकार ने जो है 2013-14 के बजट में बायोगैस संयंत्र 25,000 जो गैस संयंत्र, क्योंकि इस योजना के तहत जो भी कोई अपने घर में बायोगैस संयंत्र या प्लांट 30% जो है इसको राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस जो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, वो लगातार जो ना ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हो या जो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो सोलर प्लांट लगाएं चाहे बायोगैस प्लांट लगाएं, सभी में सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती है ताकि लोग अधिक से अधिक इनको अपनाएं। क्योंकि ये इस तरह की ऊर्जा जो होती है वो पर्यावरण के अनुकूल होती है और ये काफी क्लीन होती है और इसलिए कहलाती है ग्रीन एनर्जी कहते हैं इसको। अब देखिए लास्ट बात यह है कि राज्य का, एक मिनट में थोड़ा इसको बोर्ड को साफ कर दूं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कच्ची सामग्री, दूसरा मुख्य घटक, बाकी सामान्य जानकारी। यहां से इतना कोई खास प्रश्न नहीं बन रहा है, नॉलेज की बात अलग है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आप मुख्य घटक बता सकते हैं। अब देखिए राज्य का पहला बायोगैस सीएनजी, 2 चीजें हो गई हैं। बायोगैस सीएनजी जो प्लांट है, बायोगैस सीएनजी प्लांट आरजिया कोई जगह है भीलवाड़ा में लगाया गया है। जबकि आपको याद है देश में इस तरह का पहला प्लांट पुणे महाराष्ट्र में लगाया गया था। बस इतनी ही बात है। तो देखिए बायोगैस में रिपीट कर दूं, 4 ही प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा 5वां कोई प्रश्न पूछने की संभावना बनती नहीं है। पहला क्वेश्चन कच्ची सामग्री, दूसरा क्वेश्चन मुख्य घटक, और तीसरा जो प्रश्न बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि राजस्थान की बात करें और खासकर जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों के हिसाब से जो अपन गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा के अपन कुल 8 स्रोत पढ़ेंगे। 2 पढ़ लिए, तीसरा पढ़ रहे, चौथा वो पढ़ेंगे, बाकी 4 और आगे पढ़ेंगे। 8 में देखें तो सबसे ज्यादा जो मतलब कहेंगे सबसे सस्ता भी हो, सुलभ भी हो और स्वच्छ भी हो, ऐसा ऊर्जा संसाधन या स्रोत क्या हो सकता है? वो बायोगैस हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी कच्ची सामग्री गांव में सब जो खेती बाड़ी के हिसाब से पशु के हर घर में होता है, तो आसानी से कच्ची सामग्री मिल जाती है, लागत भी इसकी कोई ज्यादा नहीं होती है, और उसका भी 60% जो है स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी रूप में वहन करती है। तो लगाने वाले को बहुत इसकी कम लागत वहन करनी पड़ती है। सो सस्ता भी है, कच्ची सामग्री आसानी से सुलभ भी है, और चूंकि ये ऊर्जा कैसा स्रोत है? स्वच्छ भी है। इसलिए अगर आपसे प्रश्न पूछे कि गैर परंपरागत या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में कौन सा एक स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है सस्ता, सुलभ व स्वच्छ संसाधन रूप में हो सकता है, तो सीधा सा उत्तर क्या होगा आपका? सीधा उत्तर होगा बायोगैस होगा। ये 3 प्रश्न बन गए। अब चलते अपन
बायोमास पे। और एक चौथा प्रश्न अगर प्रश्न पूछे, लेकिन करंट का प्रश्न है कि हाल ही में राज्य में किस स्थान पे राज्य का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट लगाया गया? आरजिया भीलवाड़ा में। तो कच्ची सामग्री बता सकते हैं, मुख्य घटक ग्रामीण के हिसाब से एक स्टेटमेंट के रूप में पूछे कि ग्रामीण में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में कौन सा एक संसाधन सबसे सस्ता भी हो, आसानी से सुलभ भी हो और स्वच्छ भी हो, क्या हो सकता है? बायोगैस। और पहला प्लांट कहां लगाया है? अब देखिए बायोमास। बायोमास जो है, दोनों शब्द आपने को सुनने में एक जैसे लगे, लेकिन दोनों की कच्ची सामग्री में आपने अंतर देख लिया। अब देखिए इसी बात को अपन आगे बढ़ाते हैं। जो बायोमास है, ध्यान दें इसको, इसकी जो संभावना है राज्य में इसकी संभावना खासकर उत्तरी राजस्थान में। क्यों? क्योंकि गंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह में उधर सरसों वगैरह जो है नहरी इलाका है, सो कच्ची सामग्री हमको आसानी से मिल जाती है। एक बात तो ये। दूसरी बात, इसकी राज्य में चूंकि अब तो और भी जैसे नर्मदा नहर है, अन्य इलाके इधर जैसे कोटा साइड में चंबल नहर है, इधर जो भी है, तो यहां सिंचित इलाके हैं, तो इसकी असीम संभावना। दो बातें हो गई हैं स्टेटमेंट के रूप में। उत्तरी राजस्थान में किस ऊर्जा संसाधन की जो है यूं कहें कि काफी ज्यादा संभावनाएं हैं? तो आप बोले बायोमास की। पूछे क्यों? तो नहरी इलाका होने के कारण जो है ना, चावल हो चाहे सरसों, इनकी कच्ची सामग्री जो भी हम आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तीसरी बात देखिए, राज्य का पहला बायोमास संयंत्र, जो संयंत्र है, पहला बायोमास संयंत्र, ये पदमपुरा यानी गंगानगर में लगाया गया। पदमपुरा यानी गंगानगर में लगाया गया। जो ना विलायती बबूल आधारित तो एक ना संयंत्र जो है वो लगाया गया केकड़ी अजमेर में लगाया गया। तो अगर आपसे पूछिए राज्य का पहला बायोमास जो है ना स्टेशन कहां लगाया गया? पदमपुरा में। विलायती बबूल आधारित संयंत्र कहां है? अजमेर में। इसकी ज्यादा संभावना कहां? उत्तर राजस्थान में। क्यों? क्योंकि कच्ची सामग्री उपलब्धता आसानी से। इसके अलावा एक नाम है काछेला नाम की जगह पड़ती है जालोर में। एक नाम है आपका उनियारा पड़ता है टोंक में। और एक है आपका कोटा और एक है आपका मेड़ता नागौर। इन स्थानों पे भी कई बायोमास जो है ना बायोमास संयंत्र चल रहे हैं, जो कि ग्रीन ऊर्जा एनर्जी आधारित एक बड़े संसाधन रूप में यहां पर ये स्थापित हैं। हालांकि पिछले दिनों पत्रिका में एक लेख आया था, जब दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा था, प्रदूषण का कारण वही था, दिसंबर की बात थी, तब पत्रिका ने पहल की थी क्यों न हमें ऐसे ऊर्जा संसाधनों को अपनाएं या उनको बढ़ावा दें जो पर्यावरण के अनुकूल भी हो, वो क्लीन भी हो, वो ग्रीन भी हो, क्योंकि सारे क्लीन है पर्यावरण के हिसाब से। इसलिए राजस्थान में बताया था कि इस तरह के संयंत्र कहां स्थापित है, चल रहे हैं। तब इनका पूरा डिटेल अखबार के पहले पेज पे आया था, लेकिन उसमें साथ में ये भी कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई क्लियर पॉलिसी नहीं है और इन जो है संयंत्रों को, स्टेशनों को पर्याप्त मात्रा में कच्ची सामग्री नहीं मिल रही है, जो काफी संकट का सामना कर रहे हैं। इस तरह से इस खबर को छापा गया था। तो राज्य में पहला पूछे तो बता सकते हैं, विलायती बबूल आधारित पूछे तो बता सकते हैं, अन्य संयंत्र कहां बता सकते हैं, कच्ची सामग्री पूछे तो बता सकते हैं, और इसकी असीम संभावना राजस्थान के किस क्षेत्र में, विशेषकर उत्तरी राजस्थान में, ये सारी बात। देखिए राजस्थान में तो पहला संयंत्र पदमपुरा में, लेकिन देश में सबसे ज्यादा बायोमास की संभावना वो यूपी में। क्यों? यूपी का अधिकांश इलाका सिंचित है और फसलों के हिसाब से वहां जो बायोवेस्ट काफी मिल जाता है, इसलिए देश में देखो बायोगैस में तमिलनाडु बताया है, जबकि बायोमास में यूपी बता रहे हैं। तो आई थिंक ये आपके क्लियर हो गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये दो चीजें आपकी एक साथ हो गई हैं। अब देखिए ये ऊर्जा के जो संसाधन, जो स्रोत या जो रिसोर्सेज हैं, ये गैर परंपरागत का मतलब इनको अभी हाल ही में अपनाया गया है, अभी ये नवीन तकनीकी आधारित है, इसलिए इनको गैर परंपरागत बोलते हैं।
लास्ट में अगर पूछे कि राज्य की नवीनतम जो है ना वो बायोमास जो पॉलिसी है वो 2010 में जारी हुई थी। जैसे आपने देखा था पवन ऊर्जा 2012 है, सौर ऊर्जा 2011 भी है और 2014 भी लेटेस्ट। ये सौर की बात होगी, पवन की, और ये बायोमास की। लेकिन इस तरह की बातें थोड़ी डीप है, मोटी मोटी मैं अगेन रिपीट कर दूं। बायोगैस और बायोमास की कच्ची सामग्री, दूसरा क्वेश्चन बायोगैस का मुख्य घटक, तीसरा क्वेश्चन बायोमास की संभावना वगैरह और क्यों क्या, और चौथा कोई करंट का प्रश्न पूछे जैसे कि हाल ही में राज्य का पहला बायोगैस सीएनजी प्लांट कहां लगाया गया। इतनी सी बातें बस। और पांचवा प्रश्न पूछे राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि ये जो आपका है मान लीजिए बायोमास है, तो ये जैसलमेर बाड़मेर में तो नहीं हो सकता क्योंकि वहां कच्ची सामग्री उपलब्ध नहीं है। लेकिन चूंकि पशु वगैरह तो चाहे वो कहीं हर जगह पशुपालन अपने होता है ग्रामीण इलाकों या देहात में, तो कच्ची सामग्री आसानी से उपलब्ध होती है, सरकार इस पर सब्सिडी दे रही है। तो ग्रामीण इलाकों के हिसाब से कौन सा संसाधन सस्ता भी है, सुलभ भी और स्वच्छ हो सकता है, तो उत्तर क्या आएगा? बायोगैस। अब अपन पांचवा संसाधन शुरू करते हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। पांचवा से यकीन मानिए एक क्वेश्चन 100% पक्का आने के चांस है। अब तक अपने 4 पढ़ लिए, अब पांचवा शुरू करें। 4 क्या क्या पढ़े? 4 में सौर हो गया, पवन हो गया, बायोगैस हो गया, बायोमास हो गया। अब देखिए पांचवा जो है वो है परमाणु ऊर्जा। बहुत ध्यान से इसको सुने। परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर, ये 5 है। ये पांचवा शुरू हो रहा है। देखिए पहली बात, पहले इसकी सामान्य बातें जानते हैं, ध्यान दे इसको। पहली बात जो इसकी यहां पर परमाणु से अपन जो यूं माने की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो जो है उसके रूप में यहां नाभिकीय विखंडन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नाभिकीय विखंडन, जबकि आपको कल क्वेश्चन भी दिया था इवनिंग वाले टेस्ट में कि सौर ऊर्जा से ऊर्जा जो उत्पादन होती है तो उसमें नाभिकीय संलयन होता है। सौर ऊर्जा में कौन सी प्रक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, जबकि यहां पर होता है नाभिकीय विखंडन। ये दोनों में अंतर है, विखंडन और संलयन। तो परमाणु में तो क्या होगा? विखंडन, और सौर में क्या होगा? संलयन। ये पहली बात। दूसरी बात इसकी कच्ची सामग्री, दूसरी बात इसकी कच्ची सामग्री मैं बता चुका हूं। कच्ची सामग्री में 4 से प्रश्न पूछ सकता है। थर्मल पावर से पूछ सकता है, बायोमास, बायोगैस, और चौथा आपके सामने नाभिक। तो यहां कच्ची सामग्री के रूप में अपन क्या यूज करते हैं? जैसे प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम। ये सारे जो परमाणु ईंधन के रूप में इनको काम में लेते हैं, खनिज के रूप में जमीन से निकाल करके। देखिए जैसे कोयले के 4 प्रकार थे और उसमें कार्बन की मात्रा के आधार पे उनकी मतलब क्वालिटी देख रहे थे। जैसे कुछ डाउन थे, जैसे मान ली एंथ्रेसाइट सबसे उच्च हाई क्वालिटी वाला था, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। सबसे निम्न या घटिया कह सकते हैं वो पीट होता है क्योंकि कार्बन की मात्रा कम होती है। वही चीज यहां पर है। सबसे उच्च क्वालिटी का तो प्लूटोनियम होता है, लेकिन ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए जो है ना कच्ची सामग्री रूप में हम काम में क्या लेते हैं? मोस्टली पूरी दुनिया में यूरेनियम काम में लिया जाता है। यूरेनियम, ये थोरियम सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, जैसे कोयले में होता है पीट। अब देखिए यहां पर 3 बातें देखते हैं। 3 बातें, वही बात विश्व, वही बात भारत और वही बात राजस्थान। 3 बातें। विश्व में देखिए यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान है विश्व में, जबकि इसके जो भंडार जिनको बोलते हैं रिजर्वायर्स, भंडार है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम का सबसे बड़े भंडारों की बात करें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यहां है। तो ये तो क्या है? भंडार, और उत्पादक कौन है? कजाकिस्तान। भारत में यूरेनियम की जो खान है वो 6 खान है, 6 माइंस है, और 6 की 6 खाने कहां पर हैं? जादूगोड़ा। और जादूगोड़ा का मतलब हो गया झारखंड में। ये कैसा खनिज है? देखिए अधिकांश जो माइनिंग होती है
वो लीज पे होती है, यानी ठेके पे सरकार इसको करती है खनन, प्राइवेट ग्रुप करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा खनिज है जिसका खनन भारत सरकार करती है। ये एक रिजर्व मतलब मिनरल है, क्योंकि अगर इससे मान लीजिए सपोज जो भी यूरेनियम को निकालेगा तो यूरेनियम से ऊर्जा थोड़ा बनाएगा, वो तो यूरेनियम से बम बनाएगा। तो आतंकवादियों की या सुरक्षा के लिहाज से इसका जो खनन पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और राजस्थान में जो यूरेनियम जो है वो बांसवाड़ा और एक है अपना खंडेला, और खंडेला का मतलब सीकर। यहां पर जो है यूं कह सकते हैं इनके भंडार है, अभी निकले नहीं। तो दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक पूछे तो कजाकिस्तान, रिजर्वायर्स यानी भंडार पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भारत में यूरेनियम की खान केवल और केवल इसका माइनिंग कहां होता है? जादूगोड़ा में, और ये स्थान पड़ता है झारखंड में। और राजस्थान में बांसवाड़ा और एक अपना सीकर, और सीकर में भी एक स्थान है खंडेला। यहाँ पर भंडारों का पता चला है जो भी है। अब अभी यहाँ पर माइनिंग शुरू नहीं हुआ अभी। ये होगा इसकी तो आप इसकी विधि बता सकते हैं। और विखंडन और संलयन, ये सूर्य वाली बताई थी संलयन, और नाभिक या परमाणु में विखंडन। कच्ची सामग्री बता सकते हैं। कच्ची सामग्री मैंने बताया चारों से पूछ सकता है, चारों की क्लियर होनी चाहिए, काफी मैं बार रिपीट कर चुका हूं। फिर यूरेनियम की दुनिया, भारत और राजस्थान। अब देखिए अपने इसको आगे बढ़ाते हैं। तो विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे पूछे तो उत्तर होगा कजाकिस्तान। भारत में यूरेनियम का जो खनन होता है जादूगढ़ यानी झारखंड, और राजस्थान में आप इसको बता सकते हैं। देखिए मार्च 2018 तक देश में कुल जो न्यूक्लियर पावर, या चलो इसको बाद में करते हैं, पहले इसको भारत वाले में कर लेंगे। ये देखो एक मिनट, विखंडन जो होता है इसका वो अनियंत्रित होता है, तो इसको मंदक यानी कूलेंट के रूप में हम क्या काम लेते हैं? मंदक के रूप में भारी जल यानी हेवी वाटर, एक तो ये होता है। दूसरा ग्रेफाइट वगैरह को हम काम में लेते हैं, बेरिलियम की छड़ें वगैरह ये हम काम में लेते हैं, ये इनको मंदक के रूप या कूलेंट के रूप में काम में लेते हैं। तो कच्ची सामग्री बता सकते हो वगैरह। प्रोसेस कौन सी है? विखंडन। और फिर उनको वापस मंद धीमा करने के लिए जो है ना हैवी वाटर, भारी जल। पिछली बार रीट में लेवल फर्स्ट जो है, लेवल फर्स्ट के इस भारी जल को हम कहते हैं गुरुजल भी कहते हैं, भारी जल कह दो चाहे गुरुजल। उसमें प्रश्न आता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है? तो D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। या लेवल फर्स्ट क्या था? या लेवल सेकंड में पूछे तो जैसे भारी जल है, ग्रेफाइट या बेरिलियम की छड़ें वगैरह हम काम में लेते हैं इसको कूलेंट करने के लिए। तो ये तो हम नाभिक की ऊर्जा की तीन सामान्य बातें बताई। प्रोसेस क्या है, कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल क्या है, और मंदक के रूप में किन किन काम में लेते हैं, और भारी जल कहें चाहे गुरुजल उसका सूत्र क्या होता है जो कि लेवल फर्स्ट में आता है। अब वही तीन बातें देखेंगे, विश्व, फिर भारत में स्थिति क्या है, फिर राजस्थान में क्या है। जो हमने अभी देखा है वो केवल एक खनिज के रूप में देखा है, खनिज के रूप में। अब हमने इसके ऊर्जा उत्पादन के रूप में देखेंगे विश्व की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति क्या है, और राजस्थान की स्थिति क्या है। ये टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से इसको सुने। अब देखो बात करें विश्व की, और उसके बाद में करेंगे भारत की, फिर राजस्थान। देखिए विश्व में जो न्यूक्लियर जो पावर है या एनर्जी है, उसका सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है वो अमेरिका है दुनिया में। नाभिक की ऊर्जा का सबसे उत्पादन कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। जबकि अन्य में हमने चीन देखा था, अगर आपको याद है पीछे, चाहे वो कोयला वाली बात हो चाहे कोई और हो, आप चाहे सोलर है चाहे विंड है, वहां चाइना का नाम आ रहा था, लेकिन पहली बार अमेरिका का नाम आया। अगर हमसे पूछे ओनली यूरोप महाद्वीप की बात पूछे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ, ध्यान सुने, ये विश्व की बात है। अब हम ओनली जो ना यूरोप महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। अगर हमसे पूछे कौन सा यूरोपीय राष्ट्र अपने अधिकांश ऊर्जा की आवश्यकता को परमाणु ऊर्जा से पूरी करता है या नाभिक की ऊर्जा से पूरी करता है, तो आपका उत्तर होगा फ्रांस। ओनली यूरोप पूछे तब तो फ्रांस, और विश्व पूछे तो क्या हो जाएगा? अमेरिका। बस इतनी बात आपको याद। अब देखिए भारत की बात करते हैं। भारत में जो परमाणु ऊर्जा या कार्यक्रम न्यूक्लियर पावर या एनर्जी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का, यानी नाभिक की ऊर्जा
कार्यक्रम को शुरू करने का जो श्रेय है वो होमी जहांगीर भाभा को है। होमी जहांगीर भाभा को है भारत में, इन्हीं को इसका क्रेडिट जाता है, भाभा को। अब देखिए भारत की पहली परमाणु भट्टी, पहली परमाणु भट्टी, पहली परमाणु भट्टी है ये, इसका नाम है अप्सरा। अप्सरा, ये अप्सरा कहां है? ट्राम्बे में। और ट्राम्बे कहां पड़ता है? बंबई के पास कोई स्थान है, यानी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में बंबई के पास जो एक स्थान है उसका नाम है ट्राम्बे, और वहां पर भारत की पहली परमाणु भट्टी है, उसका नाम है अप्सरा। अन्य कुछ भट्टियों के नाम अगर आपने सुना है, जैसे साइरस, साइरस, साइरस का मैं इंग्लिश में नाम लिख दूं CIRUS, ये इसका है। इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा? C का कनाडा, I का इंडिया, R का रिएक्टर, U का यूटिलिटी, S का सर्विस। अगेन रिपीट कर दूं, कनाडा, इंडिया, रिएक्टर, यूटिलिटी, सर्विस। ये 1960 में शुरू हुई थी और 2010 में इसको बंद कर दिया, क्योंकि इन भट्टियों की भी एक उम्र होती है, इसके बाद में इनमें जो है दुर्घटना की संभावना रहती है, टाइमली डैमेज होने की। इसके अलावा एक नाम है कामिनी, एक नाम है जर्लिना। आपको इतनी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप तो बस ध्यान रखें अप्सरा का, और यह नाम आपको याद हो ही जाएगा अपने आप ही, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूछे कि भारत में न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो करने का क्रेडिट जो है श्रेय किसको है? भाभा को है। भारत की पहली परमाणु भट्टी का नाम क्या है और ये कहां पर है? ट्राम्बे। और ट्राम्बे नाम आपने खूब सुना, कहां पर है? बंबई यानी महाराष्ट्र। साइरस क्या है? ये भी भारत की परमाणु भट्टी है, जो मैंने कनाडा के सहयोग से बनाई थी 60 में, और 10 में इसको बंद कर दिया गया सुरक्षा कारणों से। अन्य भट्टियों के नाम है। अब देखिए ये तो परमाणु भट्टी, अब एक होता है परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो देखिए भारत की पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, ध्यान दें, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर, ये 1967 में शुरू हुआ, यानी इसकी स्थापना हुई 1967 में, इसकी स्थापना हुई। और स्थापना कहां हुई? स्थापना हुई तारापुर में, और तारापुर स्थान कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हुई। और जो है ये अमेरिकी सहयोग से शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय हम तकनीकी रूप से बहुत ही मतलब बैक थे, तो न तो हमारे पास टेक्नोलॉजी थी और न हमारे पास मटेरियल था। तो अमेरिका ने सहयोग किया, उस समय भारत स्ट्रगल स्टेज में था। आज तो हम टेक्नोलॉजी वाइज काफी एडवांस हो गए इन एवरी सेक्टर, तो डिफेंस हो, चाहे स्पेस हो, चाहे एजुकेशन हो, तो हेल्थ हो। लेकिन उस समय अमेरिका ने तो हमको तकनीकी दी, उसने कच्ची सामग्री। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहां शुरुआत? तारापुर में। सहयोग किसका? अमेरिका का। ये बातें दोनों इंपॉर्टेंट है, कब शुरू हुआ ये मायने नहीं रखता। यहां तो स्थापना हुई और फाइनली 1969 में यहां पर उत्पादन शुरू हो गया। उत्पादन ये तो भारत की पहली परमाणु भट्टी का नाम तो था अप्सरा, जबकि पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित हुआ तारापुर, और तारापुर स्थान पड़ता है महाराष्ट्र में। और सहयोग किसका? तकनीकी अमेरिकी सहयोग से। अब देखिए यहां पर हम दो चीज पढ़ेंगे, जैसे ये पहला है। अब देखो दूसरा एक नाम आप करंट बता दूं थोड़ा एक साथ, एक पुराना एक नया। एक नाम है जैतापुर। जैतापुर ये स्थान भी महाराष्ट्र में पड़ता है, और महाराष्ट्र में जो ना, महाराष्ट्र में एक फ्रांस की कंपनी है और इसका नाम है अरेवा। फ्रांस की परमाणु कंपनी का नाम क्या है? अरेवा। ये जो है यहां पर अपने 6 रिएक्टर लगा रही है, 6 रिएक्टर 6 रिएक्टर हैं, और एक रिएक्टर 1650 मेगावाट का हो। इट मीन्स टोटल 9900 मेगावाट का ये मतलब यहां इसकी कैपेसिटी होगी मेगावाट। ये देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर स्टेशन होगा। ये प्रश्न ग्रेड सेकंड में आया, आरएस में आया, फर्स्ट ग्रेड में आया। बात इतनी पूछी कि जैतापुर कहां चलता है,
क्योंकि ये देश का काफी चर्चित रहा था। इस पे एक मूवी भी आ चुकी है, अमिताभ बच्चन ने बनाई थी। मुद्दा क्या था? वही बात, लैंड एक्विजिशन, भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसानों ने इसका बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया या काफी इसका विरोध किया, इसलिए काफी चर्चित रहा था। तो देखिए, पहला पूछे तो भी महाराष्ट्र, अभी करंट में हाल ही में चर्चित, काफी विवादित कह सकते हैं और सबसे बड़ा भी कह सकते हैं, वो जैतापुर है। कितना मेगावाट कोई इंपॉर्टेंट नहीं, इसको बस ये तो नॉलेज की बातें। जैतापुर कहां है जो हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित रहा? वो महाराष्ट्र में। या दूसरा प्रश्न पूछे कि यहां किसके सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर लग रहा है? फ्रांस। अरे वाह, इसको भी आप मतलब स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एकदम मोटी बात पूछेगा, ये भी लास्ट में देखते हैं, एग्जाम में याद नहीं रहती। तो ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरी बात। दूसरी बात है देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, ये लगाएगा रावत भाटा में। रावत भाटा का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का मतलब हो गया राजस्थान, क्योंकि अभी बात अपन देश के संदर्भ में कर रहे हैं, रास्ता नहीं पढ़ रहे। यहां पर लगाया गया। ये देखिए अपने आया था, यहां पर जो है एलडीसी में आया था, पूछा गया था। ये जो किताब उसमें तो दिसंबर 1972 दे रखा है इसकी स्थापना, लेकिन आरपीएससी ने उस समय इसका उत्तर 1973 से ही माना था। ये हालांकि वो एलडीसी की 2013 वाले एग्जाम में रद्द होगी, उसमें किसने पूछा गया था कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई। बुक में ये दे रखा है, बाकी आप देख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया तारापुर, दूसरा हो गया रावत भाटा। रावत भाटा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, यानी राजस्थान। ये है, बाकी अपन इसको राजस्थान वाले में थोड़ा अलग से पढ़ेंगे। अब देखिए अगली तीसरी बात इसी में। तो जैतापुर हो गया, तारापुर हो गया। तारापुर अमेरिका हो गया, जैतापुर फ्रांस हो गया। और राजस्थान वाले को हम वहां अलग से पढ़ेंगे, तब बता देंगे वहां से होगा कनाडा का, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। तो देखो, तो एक हो गया तारापुर और एक हो गया जैतापुर। ये दोनों हो गए महाराष्ट्र में, एक नया एक पुराना। ठीक है। फिर हमने पढ़ा रावत भाटा। रावत भाटा और ये राजस्थान में है, ठीक है। और यही एक चीज आगे अपन और लिखेंगे, अमलीपाड़ा। अमलीपाड़ा ये स्थान पड़ता है बांसवाड़ा में। कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा का मतलब भी राजस्थान। हम इसको दोबारा रिपीट करेंगे क्योंकि इंडिया के संदर्भ पढ़ने। यहां भी 700 मेगावाट की 2 इकाइयां लगेंगी, ध्यान दें। ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक आधारित होगा। स्वदेशी तकनीक कैसे? जैसे तारापुर है, अमेरिकी जो है टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। जैतापुर फ्रांस का है। रावत भाटा हम देखेंगे कनाडा का है। लेकिन अमलीपाड़ा में जो लग रहा है ये पूर्णतः स्वदेशियों का। यहां भी किसान भूमि अधिग्रहण को लेकर काफी विरोध कर रहे हैं, बट ये प्रोग्रेस में है काफी, और ये काफी हद तक यहाँ पर जो होगी वो किफायती भी होगा, और जो ऊर्जा उत्पादन होगी वो काफी हद तक पर्यावरण के हिसाब से कम प्रदूषण होगी। तो ये मतलब काफी ग्रीन एनर्जी के रूप में इसको मानते हैं। तो दो, ये पुराना और ये नया, ये पुराना और ये नया। तो राजस्थान में एक तो पहले से, और अब कहां लगने जा रहा है? अमलीपाड़ा में। और ये स्थान कहां पड़ता है? बांसवाड़ा में। कितने मेगावाट के? 700 मेगावाट के 2। जैसे यहां से हो गया अमेरिका का, यहां फ्रांस का, यहां कनाडा का, और ये पूर्णतः स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस होगा। अब देखिए आगे पढ़ते हैं तीसरी बात। तीसरी बात में आप इधर लिख सकते हैं, देख सकते हैं। एक नाम आपका है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र ये नाम है। और ये जो आपका पड़ता है कलपक्कम। कलपक्कम है, और कलपक्कम मतलब हो गया तमिलनाडु। कलपक्कम का मतलब क्या हो गया? तमिलनाडु में। ये रूस के सहयोग से। तो देखिए सहयोग से तारापुर अमेरिका, जैतापुर फ्रांस, रावत भाटा कनाडा, तो कलपक्कम हो गया रूस। ये पुराना है।
अब देखो तमिलनाडु में दूसरा नया क्या हो जाएगा, कूडनकुलम। कूडनकुलम आपने खूब सुना है, काफी चर्चित रहा था, अभी मोदी के पिछले कार्यकाल की बात है। ये भी एक तमिलनाडु में स्थान है जहां पर 2 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। यहां 1,000 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, जो काफी विवादित थी। लंबे समय तक वहां के लोकल लोगों ने इसका बड़ा प्रोटेस्ट किया कि साहब हमारे ये जल और जमीन के हिसाब से काफी मतलब खतरा इससे, लेकिन फाइनली है ये शुरू हो गए थे। जब रूस के राष्ट्रपति ने इसको इंटरवीन किया था तब जाके मोदी ने कहा, तब जाके शुरू हुआ। तो ये लेटेस्ट है, तो ये नवीनतम है, तो ये पुराना हो गया और ये नवीनतम। आप देख रहे हैं अब तक हम 6 नाम देख चुके हैं। तारापुर तो जैतापुर, रावत भाटा तो अमलीपाड़ा, कलपक्कम तो कुडनकुलम, एक पुराना एक नया। अब मैं इनको फाइनल एक साथ लिख रहा हूं। यहां भी ये भी ध्यान रहे, ये भी रूस के सहयोग से, तमिलनाडु वाले दोनों नए और पुराने दोनों रूस के सहयोग से, तकनीकी सहयोग से शुरू किए गए। अब देखिए इसको अपन एक साथ लिखते हैं। लास्ट पर लिख रहे हैं, तारापुर पूछे तो बता सकते हैं और जैतापुर पूछे तो बता सकते हैं। दोनों कहां है, महाराष्ट्र में, एक नया और एक पुराना। फिर आपका रावत भाटा पूछे तो बता सकते हैं और अमलीपाड़ा पूछे तो बता सकते हैं। दोनों राजस्थान में, एक नया एक पुराना। तीसरा कलपक्कम पूछे, कलपक्कम पूछे, चाहे कुडनकुलम पूछे, कुडनकुलम पूछे, दोनों बता सकते हैं। तमिलनाडु में एक अन्य देखते हैं, अन्य, अन्य का मतलब जैसे एक नाम पूछा केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कहां, कर्नाटक में। स्थान इंपॉर्टेंट और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे नरोरा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कहां स्थित है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। जैसे काकरापार, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां, गुजरात में। ये देश के कुछ चर्चित हैं, ये 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए 6 तो ये हो गए और 6 3 9 ये हो गए। ये देश के कुछ प्रमुख न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अन्य बात देखें, केगा कर्नाटक हो गया, नरोरा यूपी हो गया, काकरापार गुजरात हो गया, और ये मार जो तारापुर वाला अमेरिका हो गया, जैतापुर फ्रांस हो गया, रावतपाड़ा कनाडा हो गया, और ये दोनों रूस के सहयोग से, और ये पूर्णतः स्वदेशी हो गया। अब देखिए स्थान इंपॉर्टेंट है, ये है कहां बस, या किसके लिए प्रसिद्ध है कहां या किसके लिए प्रसिद्ध है, इतना ही आपको बताना है। इसके अलावा कुछ प्रस्तावित भी है, कुछ प्रस्तावित भी है देश में। जैसे प्रस्तावित है, एक नाम है मीठी वर्दी। मीठी वर्दी एक जो संयंत्र, ये गुजरात में अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे आप देखें जो है चुटका, ये संयंत्र पड़ता है एमपी में। जैसे कोवाद, ये है आंध्रा में, ठीक है ना। और जैसे है हरिपुर, ये वेस्ट बंगाल में है। जैसे गोरखपुर, गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, बल्कि ये जो है ये फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। 2014 की बात है, मनमोहन सिंह ने जाते जाते यहां पर 2800 मेगावाट के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। वो तो शिला का नाश ही करते थे। तो ये वो स्थान है जहां पर जो ना ये सारे प्रपोज्ड या प्रस्तावित है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमने 9 तो वो देखे थे, और ये प्रस्तावित देख रहे हैं कुछ, इसके अलावा कुछ और भी है। तो ये देश के वो स्थान है जहां पर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। अब लास्ट इंडिया के बारे में 2 बातें और करते हैं। देखिए मार्च जो है ना 2018 तक देश में टोटल 6,780 मेगावाट न्यूक्लियर पावर का जनरेशन हो रहा था, और 2032 तक कुल 63 गीगावाट न्यूक्लियर पावर या एनर्जी जनरेशन का अपना टारगेट है। इस समय देश में, प्रेजेंट में, वर्तमान में देश में टोटल
जो ना 22 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल 22 हैं। ये 3 सामान्य बातें। तो वर्तमान में देश में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है? 2025 तक टारगेट कितना है? इस समय देश में टोटल जो न्यूक्लियर रिएक्टर कितने हैं? आपके 22, जिनमें से ऑपरेशनल या ऊर्जा के हिसाब से कितने? 7 के भी चल रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ सैन्य भी होते हैं। सैन्य का मतलब उनको तो हम अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी में नहीं ला सकते, और बाकी में ऊर्जा तो कुछ तो यहां दो हैं, शांति और सैन्य। शांति का मतलब हो गया ऊर्जा उत्पादन, और सैन्य का मतलब हो गया परमाणु हथियार बनाना। तो सबको तो हम अंतरराष्ट्रीय निगरानी में नहीं ला सकते। देखो, एक है IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ये पूरी दुनिया के देशों के विभिन्न संयंत्रों की मॉनिटरिंग करती है कि कहां पर परमाणु से ऊर्जा बनाई जा रही है और कहां से उसे हथियार बना के पूरी विश्व की शांति के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है या हथियारों की होड़ बन रही है। तो इनको धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें उसकी जो ना निगरानी में लाना पड़ता है। तो अभी जो है 7 में ऊर्जा उत्पादन हो रहा है। ये देश की सामान्य बात है। अब लास्ट है राजस्थान की। इसी के साथ अपना टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। राजस्थान में वैसे तो अपन देख चुके हैं, एक बार दोबारा उसको अलग से लिख दें ताकि आपको हो जाए कि राजस्थान वाला भी हो गया। तो देखिए, राजस्थान में जो है ना देश का दूसरा और राज्य का पहला हो गया। देश का दूसरा हो गया, राज्य का पहला। देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा, परमाणु जो ऊर्जा केंद्र कहें, ये कहां पर है आपका? अभी बताया रावत भाटा में। और रावत भाटा का मतलब हो गया चित्तौड़गढ़ में, और चित्तौड़गढ़ का मतलब इंडिया के संदर्भ में देखें तो हो गया राजस्थान, क्योंकि केरल वाला क्या जाने चित्तौड़गढ़। ये आप देखेंगे कि यहां पर जो सहयोग तकनीकी वो कनाडा का सहयोग है। तो देखिए, हमने अमेरिका भी पढ़ा है जब नाम आया तारापुर का, हमने फ्रांस पढ़ा जब नाम आया जैतापुर का, हमने रूस पढ़ा जब नाम आया कुडनकुलम और कल्पक्कम का, और हम नाम कनाडा पढ़ रहे हैं जब नाम आया रावत भाटा का। तो ये कनाडा के सहयोग से ये संयंत्र निर्मित है तकनीकी रूप से। यहां पर भारी पानी का भी उत्पादन होता है। भारी पानी, भारी पानी यानी गुरुजल, और गुरुजल का मतलब हो गया D2O, और काफी उच्च गुणवत्ता वाला होता है जिसका विदेशों में निर्यात भी होता है। तो रावत भाटा में परमाणु ऊर्जा के साथ साथ भारी पानी का उत्पादन भी होता है, जिसका सूत्र आपके सामने। मैंने बताया कि इसकी स्थापना दिसंबर 1972 में हुई थी, जो बुक में दे रखा है, लेकिन आरपीएससी ने एलडीसी वाली क्वेश्चन में उत्तर क्या माना? 1973 से ही माना, जो एग्जाम रद्द हो गई थी। इसके अलावा वैसे देश में जो भारी पानी का पहला संयंत्र देश में पूछे तो भारी पानी यानी हैवी वाटर का पहला जो संयंत्र वो नांगल, नांगल यानी आपको याद है भाखड़ा नांगल, यानी नांगल पड़ता है पंजाब में और भाखड़ा पड़ता है हिमाचल में। तो नांगल में, तो देश में सबसे पहले भारी पानी का संयंत्र नांगल में स्थापित हुआ, और राजस्थान में पूछे भारी पानी का उत्पादन कहां होता है? तो रावत भाटा में। इसके अलावा एक है दूसरा, ये तो राज्य का पहला हो गया, देश का तो दूसरा है और राज्य का पहला है। और राज्य का दूसरा देखें तो दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ये आपका लग रहा है अमलीपाड़ा, और अमलीड़ा नहीं, अमली है, अमलीपाड़ा, और अमलीपाड़ा पड़ता है बांसवाड़ा में। यहां पर 700 मेगावाट की 2 इकाइयां लगेंगी, और ये पूर्णतः होगा स्वदेशी होगा। लेकिन यहां भी भारी विरोध हो रहा है, जो वहां के किसान वो जमीन नहीं दे रहे और काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि यहां जो लगेगा वो काफी, उसकी कॉस्ट भी बहुत कम है अन्य विदेशी तकनीकी का अपेक्षा उसको कंपेयर करें तो, और ये काफी हद तक जो है इकोनॉमिक भी होगा और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। तो राज्य में 2 ही केंद्र हैं। तो राजस्थान में पूछे कि जो है आपका यूरेनियम का उत्पादन कहां? बांसवाड़ा और खंडेला। तभी बांसवाड़ा लग रहा है आपके सामने, और एक रावत भाटा वाली बात होगी। और लास्ट बात के रूप में आप सुन लीजिए, लास्ट बात, हमने सारी बात यूरेनियम बेस की अभी तक। मनमोहन सिंह की बात थी जब भारत ने पहली बार अमेरिका से नागरिक परमाणु ऊर्जा करार किया था।
उस समय कम्युनिस्टों का सरकार को सपोर्ट था, और जो कम्युनिस्ट अमेरिका का विरोध करते हैं और रूस को सपोर्ट करते हैं, तब उन्होंने विरोध किया था कि आप अमेरिका से समझौता क्यों कर रहे हैं। जिस यूरेनियम के लिए कर रहे हैं वो यूरेनियम के स्थान पे भारत में है थोरियम। कहा कि आप इसको भी तो काम में ले सकते हैं परमाणु ऊर्जा, नाभिक की ऊर्जा के ईंधन के लिए कच्ची सामग्री रूप में। तो अगर पूछे कि भारत में यूरेनियम कहां होता है, तब तो आप बता सकते हैं भारत में कहां, झारखंड में बताया, राजस्थान में कहां। यूरेनियम हालांकि क्वालिटी वाइज काफी डाउन होता है, और ये भारत में केवल और केवल कहां मिलेगा, केरल में मिलेगा। और केरल की एक खास बालू मिट्टी, उसका नाम है मोनाजाइट, मोनाजाइट बालू मिलता है। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में थोरियम कहां मिलता है, केरल में, और केरल में भी कहां, मोनाजाइट बालू में। तो ये आपका हुआ नाभिक की ऊर्जा या जो है परमाणु ऊर्जा। अब अपन अगली क्लास में जो बाकी बच के 3 वो देखेंगे। जितना जो टेस्ट अपन जिस दिन आपका ये वीडियो आप देखते हैं उसी दिन शाम को उसी पे आधारित सारे क्वेश्चन होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको बहुत ध्यान से सुना होगा, और एक बार रिवीजन के साथ ही आप टेस्ट देंगे और टेस्ट में बहुत अच्छा अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट क्लास में